क्या बनाने की तैयारी हो रही है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब भी कार्यक्रम शुरू होगा तो क्यूबिक ज्योमेट्री से होगा। किससे होगा बच्चों? क्यूबिक ज्योमेट्री। व्हाट इज क्यूबिक ज्योमेट्री? कार्यक्रम शुरू होगा, सेंट्रल एटम बैठेगा क्यूब के सेंटर पे। कहां बैठेगा जी? क्यूब के सेंटर पे। लिगेंड्स आके आठों कोनों पे खड़े हो जाएंगे। लिगेंड्स आके कहां खड़े हो जाएंगे जी? कॉर्नर्स पे। ये हुआ क्या? बहुत साधारण शब्दों में समझते। तो कोई भी डेफिशिएंट चीज, कोई भी पॉजिटिव चीज सेंटर पे रख रहा है, वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल लगा रही है, आसपास से गुजरती हुई लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली चीजों को आकर्षण देगी, खींचेगी। ये बिल्कुल वैसा है, ये बिल्कुल वैसा है कि कोई भी उड़ती हुई चीज, एक टाइफून, एक टॉर्नेडो के बगल से गुजरी तो वो खींचेगी ना उसकी तरफ। एक सक्शन, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है वहां पे। हाँ या ना? ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेंट्रल एटम बैठा हुआ अपना सक्शन चालू करा हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन पोलराइजिंग पावर का प्रदर्शन कर रहा है कि साला खींचो, आसपास से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच चीज आ रही है तो खींचो, अपनी डेफिशिएंसी कंपनसेट करने के लिए। सही? यस सर। पहले चारों दिशाओं में बराबर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, चारों क्या, आठों दिशाओं हो गया। हाँ, तो वो अब सारी तरफ से खींच रहा है, तो सारे लीगेंड्स को बराबर पुल महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे लीगेंड्स को बराबर पुल महसूस हो रहा है। क्यूबिक ज्योमेट्री से क्लोजर पेनिट्रेशन की तरफ जब जाओगे तो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अंत वाला क्या बनेगा। मतलब इट्स लाइक दिस कि आप गए, पहले तो आपने बटोर लिया, भूखे थे, आपने सारा बटोर लिया, लेकिन अंत में तो पेट के हिसाब से ही खाओगे सर। सही ना? स्टेबिलिटी कितने से आएगी, कितने लीगेंड्स को संभाल सकोगे, उतने ही तो लीगेंड्स रखोगे। ऐसी है। यस सर। यस सर। हम ऑक्टाहेड्रल बनाने चले हैं क्यूबिक ज्योमेट्री थोड़ी देर बाद। क्यूबिक ज्योमेट्री थोड़ी देर बाद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कन्वर्ट होती हुई नजर आ गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? ऑक्टाहेड्रल में। इट्स लाइक लीगेंड को बोल दिया गया, आप एक्स एक्सिस से आए, जेड एक्सिस से आए, वाई एक्सिस से आए, प्लस माइनस एक्स वाई जेड एक्सिस से आए। कितने लीगेंड रह गए? 8 में से 6 रह गए। यस सर। 6 रह गए। मैं सेंट्रल एटम को यहां बैठा रहा हूं, तो प्लस माइनस एक्स से लीगेंड को न्योता गया है, प्लस माइनस वाई से गया है, प्लस माइनस जेड से गया है। तो 2 यहां है, 2 यहां, 2 ऊपर नीचे। दिख गया ऑक्टाहेड्रल? दिख गया? यस सर। अब क्या होगा? अब तो बहुत ध्यान से सुनियो, अब क्या होगा? ligands are arriving or being sucked in, pulled in by the central metal, and the central metal atom is given them the directional inputs, walk along the line of axis, walk along the line of axis। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने खींचना शुरू किया, हो गया। भाई साहब, ये जो लोब्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं क्या? डेंस इलेक्ट्रॉन क्राउडेड एरियाज। हाँ या ना? आप बेटे जो लोब को आकृति देते हैं मेरे बच्चे, तो तेरे ऑर्बिटल की परिभाषा ही क्या है भाई? ऑर्बिटल इज अ एरिया वेयर, rather a region, the 3D space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Where the probability of finding electron is maximum. Now imagine this: central atom has sucked in the ligands and asked ligands to walk along the path which is right on the axis. सही? Yes sir. प्रभु जी, इन दोनों की पत्तियां हमेशा एक्सिस पे है। कहां पे है? एक्सिस पे। और इनकी नहीं है। 2 इंटरेक्शन चालू हो गई, 2 इंटरेक्शन, ध्यान से सुनियो। मेटल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, पोलराइजिंग पावर, न्यूक्लियर चार्ज विद द लिगेंड्स लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव इंटरेक्शन। न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम पुलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड, दिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, अट्रैक्शन बढ़ रही है। हाँ या ना? Yes. As the ligands come to the closer proximity of the orbitals of the central atom, the already filled orbitals which metal ion possesses, they are the regions where there is a sitting electron density already. How that electron density is going to respond to ligands electron density? आप बताएं, वहां व्यवहार कैसा होगा? आकर्षण
या घर्षण, रिपल्शन, क्या होगा? रिपल्शन। प्रभु पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल। अगर आपने लिगेंड्स को बोला एक्सिस पे आइए, तो लिगेंड्स इसकी डेंस पत्तियों के थ्रू भी गुजरेगा, लिगेंड इसकी डेंस पत्तियों के थ्रू भी गुजरेगा। मतलब माहौल कैसा बन जाएगा? इन दोनों के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना लिगेंड को अट्रैक्शन दे रहा होगा, उतने उससे ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये दोनों देने लगेंगे। यस सर, यस सर। जबकि इस केस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ही नहीं, एक लेटरल इंटरेक्शन है सिर्फ। लेटरल मतलब समझ आ रहा है? हमारी पत्तियां एक्सिस के बीच में, लिगेंड एक्सिस से जा रहा होगा, सही है? तो वहां बैठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सोच रही होगी? देखा साला हमारे होते हुए बाहर से इलेक्ट्रॉन मंगाए जा रहे हैं, सही है ना भाई? वहां से जा रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे? देखा साला हमारे होते हुए बाहर से इलेक्ट्रॉन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन खैर छोड़ो, सेंट्रल एटम खींच रहा है, अट्रैक्शन हो रही होगी तभी खींच रहा है, सही? यहां क्या हो रहा हो? यहां हमारे होते हुए बाहर से मंगाए जा रहे नहीं, हमारे थ्रू ही मंगाए जा रहे, हमारे अंदर से खींच के मंगाए जा रहे, तो रिपल्शन बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अब एक बार बता दे, जब तू बॉन्डिंग करने जाता है, तू चाहता है पूरे सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घटे या बढ़े? घटे। 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 भाई बॉन्डिंग का तो लॉजिक ही नहीं था। हुआ क्या? जैसे ही सेंट्रल एटम ने लिगेंड्स को न्योता दिया, क्यूबिक ज्योमेट्री आई, इनिशियली सारे डी ऑर्बिटल्स ऑफेंडेड थे। इनिशियली सारे डी ऑर्बिटल्स क्या थे? ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मतलब हम इलेक्ट्रॉन रिच जगह हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज आएगी तो हम सारे रेजिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। पहले पांचों की एनर्जी बराबर रेज हो गई। क्या हो गई? बराबर। बट अभी भी पांचों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, है ना? डीजेनरेसी मेंटेन करी है। ये कब है? ये इस हालात में, क्यूबिक ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल की तरफ तूने पेनिट्रेट किया, दो के साथ धोखा हो गया, मारे गए। तीन ने इस इंटरेक्शन का, इस ट्रांजैक्शन का स्टेबिलिटी के टर्म्स में लाभ उठाया। जो पहले पांचों के पांचों बराबर वाले थे, अब उनमें एक दरार आ गई। दिख गया? Yes sir. They have lost degeneracy. What has happened? They have lost degeneracy. degeneracy खो दी सर। क्यों खो दी? इन तीन ने अट्रैक्शन बेटर फील किया, रिपल्शन कम। उन दो ने रिपल्शन बेटर फील किया, अट्रैक्शन कम। ये दो जो थे, ये वो है जो ऊपर चले गए। ये जो तीन है, ये वो है जो नीचे आ गए। नाम रखा गया EG T2G। क्या नाम रखा गया? EG एंड T2G। EG होता है टू फोल्ड डिजेनरेसी इन जिरार्ड फील्ड, ठीक है? और T2G होता है थ्री फोल्ड डिजेनरेसी इन जिरार्ड फील्ड। आइडिया इज दो बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG, तीन बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G। दिख गया? दिख गया? Yes sir. ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, बैरी सेंटर। ये क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बैरी सेंटर से डेल्टा का गैप आ चुका। कितना टोटल गैप जो है उसे क्या कहेंगे हम? डेल्टा का गैप आ चुका। इसके साथ O लगा देंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड का है। डेल्टा ऑफ O। तो ये एवरेज एनर्जी है कि यदि ओरिजिनल एनर्जी वाली लाइन पे चले होते तो जो एनर्जी होती वो बैरी सेंटर होती। सही? यस सर। इनकी एनर्जी में 3/5 ऑफ डेल्टा बढ़ गया और इनकी एनर्जी में 2/5 ऑफ डेल्टा घट गया। ये बात समझ आई? यस सर। ऐसे सोच। यस सर। उन तीनों ने नीचे जाते वक्त एनर्जी खोई, वो पा किसने ली? उन दोनों ने, है ना? क्या बोला? समझ आया? Yes sir. भाई साहब, एनर्जी तीनों जो नीचे गए वो तो स्टेबल हो गए ना बेटे, तो उनकी एनर्जी घटी। जो एनर्जी उनकी घटी वो गई कहां? सिस्टम की तो टोटल एनर्जी सेम रही, तो वो गई कहां? वो ऊपर वालों के पास चली गई। किसके पास?
ऊपर वालों के पास। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अभी तक तू इलेक्ट्रॉन भरता था तो कैसे भरता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरता था। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कर क्या रहे हैं भाई साहब? हम हंट्स रूल का पालन कर रहे हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तूने px1 भरा, py1 भरा, pz1 भरा, तभी px2 करेगा, यही कहते हैं ना। यस सर। px2 डायरेक्टली नहीं कर सकता तू py1 को खाली रखते वक्त। अब इसके पीछे का भी लॉजिक क्या है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहती क्या है? ये मैंने एक बार कार्बीन पढ़ाते वक्त भी बताया था। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा होती है। क्या होती है? ये देख, दो और कम हो गए, बैठे बैठे क्लास से गायब हो जाते हैं। अब कौन गया भैया? अरे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है मतलब इंटरैक्शंस विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज है? यस सर। इंटरैक्शंस विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब ये क्या मतलब है? ध्यान से देख, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो वो तीनों नॉर्थ हो सकते हैं, 2 नॉर्थ एक साउथ हो सकते हैं, 2 साउथ एक नॉर्थ हो सकता है, या तीनों साउथ हो सकते हैं। यस सर। इसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? इसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन। अच्छा एक बात बता, मैग्नेट को बीच में से पत्थर मार, हथौड़ा मार, तोड़ दे, नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएंगे? नो सर। नो सर। क्यों नहीं अलग होंगे? उन्हें अकल है इतनी। क्या अकल है उन्हें? कि यूनिपोल स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं स्टेबल होता? यूनिपोल स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए क्या करता है, जब तू मैग्नेट को बीच में से तोड़ता है तो दो नई मैग्नेट्स बन जाती है, नॉर्थ अपने कॉरस्पॉन्डिंग साउथ और साउथ अपने कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्थ डेवलप कर लेता है। यस यस सर। मैग्नेटिक डोमेन जिस तरीके से अलाइन होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके ना, तो नॉर्थ अपना साउथ और साउथ अपना नॉर्थ डेवलप कर लेगा। ट्रू? यस सर। बायोट सेवर्ट अंकल कहते थे कि एक लूप ऑफ करंट अगर आप लेते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसके फ्रंट से यदि आप नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेंगे तो पीछे जाके आप साउथ पोल महसूस करेंगे। ऐसा हो रहा होगा? मैग्नेटिक क्या हुआ बेटे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नहीं पढ़ा होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। हाँ, तो a loop of current in itself is a magnet. A loop of current in itself is a मैग्नेट। जब तू एक अकेला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो तेरे को लगता है कि वो अकेला इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ गोले में घूम रहा है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोले में नहीं घूमता, वो ऐसे ऐसे घूमता है। ये दिख रहा है, ये फोन की लाइन। हाँ भाई, ये क्या दिख रहा है? फोन की तार दिख रही है पुराने। इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, तो अब जब भी आप न्यूक्लियस के अराउंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो वो दो काम कर रहा होता है। एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, एक आपस में छोटे छोटे गोलों में घूम रहा होता है। अब इसको भी मिस इंटरप्रेट करके लोग कहते थे स्पिन कर रहा है। स्पिन करने का मतलब होता है अंकल अपने ही एक्सिस पे घूमना। स्पिन इज अपने ही एक्सिस पे घूमना। कोई भी ऐसी चीज स्पिन नहीं कर सकती जो पॉइंट मास नहीं हो सकती। भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करोगे, उसके लिए सेंटर ऑफ मास चाहिए। यस सर। इलेक्ट्रॉन तो खुद से ही पॉइंट मास है, तो वो स्पिन नहीं कर सकता। वो क्या करता है? वो छोटे छोटे गोलों में घूमता है। वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है छोटे गोलों में। हाँ, और वो बहुत छोटा है और बहुत तेज घूमता है, तो देखने में ऐसे लगता है कि वो स्पिन कर रहा है। देखने में क्या लगता है कि वो स्पिन कर रहा है। सर मगर उसमें एनर्जी यूज नहीं होगी। अरे हो रही है सर, लूज तो कर ही रहा है। उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है ना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, वो उसे दो तरीके से डिसिपेट कर रहा है। अब ये क्या है सर? ये कई बार देखा होगा, जो एटॉमिक सेंटर्स होते हैं, रिसर्च सेंटर्स, उनका सिंबल है भावा। एटॉमिक सेंटर का भी सिंबल है, देखा? न्यूक्लियर एनर्जी का सिंबल होता है। यस सर। These are the two electrons in an orbital. What are they? टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल। अब बहुत ध्यान से सुन, इसका मतलब वो करते क्या है? एक भाई ऐसे घूमता है तो दूसरा भाई ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। अब ये क्या मतलब है? वो ऐसे जो घूम रहा है वो यदि नीचे नॉर्थ पोल प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये उल्टा घूम के क्या कर रहा है? एट द सेम टाइम साउथ पोल प्रोजेक्ट कर रहा है ऊपर। यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड पेयरिंग। तो जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो ऐसे भागते हुए आते हैं, वूम 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 वूम। जैसे ही पास आएंगे तो
तो क्या करेंगे, उल्टा घूमना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे, उल्टा घूमना। this is called pairing, and why pairing is done to overcome the electrostatic repulsion for two negative charges coming into such a close proximity। ये बात समझ आई सबको? यस सर। हाँ, अब जब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे पता चल जाता है कि यार साला मैं अगर अकेले ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो मुझे पेयरिंग नहीं मिल रही है, मुझे पेयरिंग नहीं मिल रही। तो वो करता क्या है, वो अपने स्पिन एक्सचेंज करता है। क्या करता है, व्हाट आर स्पिन एक्सचेंज? अब बहुत ध्यान से देखियो, दिस इज अपवर्ड स्पिन, डाउनवर्ड स्पिन, अपवर्ड स्पिन, डाउनवर्ड स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपवर्ड स्पिन, डाउनवर्ड स्पिन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। these are the 2 spin states। क्या कहते हैं, स्पिन स्टेट्स। हाँ जी, स्पिन स्टेट बिल्कुल वैसा है जैसे पंजाबी लोग भंगड़ा करते हैं ना, हाँ, ढिंग ढिंग लक लक, ढिंग ढिंग लक लक। लगातार ऊपर हाथ रख के डांस कर, हाथ थक जाएंगे, थक जाएंगे ना? नीचे रख के हाथ रखे तब भी हाथ थक जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पंजाबी जो डांस करते हैं, हाँ, ये मैंने बिल्कुल बचपन में ऐसी फिगर आउट किया। तो ये ढिंग ढिंग लक लक क्या है, ये 2 स्पिन स्टेट्स है, क्वांटम स्पिन स्टेट्स। क्लियर हुई बात? अब जैसे ही तू इलेक्ट्रॉन्स को हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ेगा तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन बहुत चालाक है, वो यूनिपोल बन के नहीं बैठेगा, वो अपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाहेगा। तो क्या करेगा, सारे अनपेड भाई मिलके, हाँ मिलके बिल्कुल वो मैक्सिकन वेव बनाओ बैठ के, जो क्राउड में साउथ अफ्रीका में लोग बनाते हैं। व्हाट इज दिस, ये देखिए, देखिए मैक्सिकन वेव दिख रही है? Yes, sir. All 3 north, 1 down, that is 1 south, 2 north, 2 south, 1 north, all 3 south, and उठ गए and नीचे चले गए। This is called spin exchange. What is it? Spin exchange. जितना spin exchange करेगा सिस्टम उतना स्टेबल हो जाएगा, जितना spin exchange करेगा सिस्टम उतना स्टेबल हो जाएगा। p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन 4 स्पिन स्टेट्स बना सकते हैं, 4 तरीके की मल्टीप्लिसिटी दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4, हाँ 4 मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 4 क्वांटम स्पिन स्टेट्स है उनकी। क्या है बच्चों, 4 क्वांटम स्पिन स्टेट्स। नाम समझ आया ये? yes, 4 तरीके के स्पिन की वैल्यूज है यार उनके पास। सही है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है। याद करते बोलते थे बचपन में, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी स्टेबल, बोलते थे। yes, sir. भैया हाफ फील्ड स्टेबल है स्पिन एक्सचेंज की वजह से। हाफ फील्ड स्टेबल है किसकी वजह से, स्पिन एक्सचेंज की। कंप्लीटली फील्ड स्टेबल है स्पिन पेयरिंग की वजह से। कंप्लीटली स्टेबल है स्पिन पेयरिंग अब की वजह से। तूने भरा 2s1 2s2, फिर आया 2px1, और अब तू अगला इलेक्ट्रॉन डालने की तैयारी कर रहा है। तो नाउ यू आर फेस्ड विद अ क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि शुड आई डू 2px2 और शुड आई डू 2px1 2py1? इसकी एनर्जी कैलकुलेशंस कर। यदि तू 2px2 करता है तो तू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ा देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में घुस जाएंगे ना? yes, sir. यदि उसको सेम एनर्जी लेवल पे एक बगल में जगह मिल रही है तो मैं बढ़ाऊं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, या उसको दूसरी तरफ खिसका के अनपेड रख दूं? हंट्स रूल, हंट्स रूल कि 2px के 1 को 2px2 नहीं कर सकते, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी रिपल्शन से। तो हेंस 2px1 के बाद अगला 2py1 करोगे। फिर जब 2pz वाले की बारी आएगी तो फिर से वही, शुड आई डू 2px2 या 2py2, या शुड आई कीप इट 2px1 y1 एंड z1? आंसर क्या करूं? अरे 2px में 1 डाल चुका, 2py1 हो चुका, 2pz1 कर दूं या xy में को पेयर कर दूं? z1 कर दो। अब बहुत ध्यान से सुनियो अगली बात, जब एक बार 2px1 2py1 2pz1 हो गया, अब मेरे को सवाल पूछा जा रहा है कि आइदर 2p में किसी को 2 करो या 3s को 1 करो। 2p में 2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ओवरकम करना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। और यदि 3s में भेजूंगा तो 2p से 3s का एनर्जी गैप, एक्साइटेशन एनर्जी, क्या हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी। यदि पेयरिंग एनर्जी में खर्चा कम है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, शुड वी पेयर और प्रमोट? पेयर, शुड वी पेयर और प्रमोट? क्या जवाब दिया गया, पेयर।
अब आप तब तक पेयर करते रहेंगे जब तक आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि अब आपने 2px2 2py2 2pz1 को 2pz2 कर दिया, अब अगला इलेक्ट्रॉन आया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 2px3 कर दूं या 3s1 कर दूं, तो अब पेयरिंग की जगह ट्रिपलिंग एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? ट्रिपलिंग एनर्जी। कोई स्पिन पेयर का जुगाड़ तो है नहीं, नॉर्थ वाला तो साउथ से पेयर हो चुका, अगला जो भी आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा। यस सर। अब तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम बनाए रखने के लिए तू 2p में नहीं भरेगा, कहां भरेगा? 3s में। कहां भरेगा? 3s में। अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी सबको समझ आई कि नहीं आई? तेरे पास डी में भरने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तूने कहा T2G1 T2G2 T2G3 T2G1 T2G2 T2G3, you are faced with a question, should you do T2G4 or EG1? All boils down to the value of pairing energy and excitation energy. Yes sir. डेल्टा नॉट छोटा है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नॉट बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से। व्हाट डज दीज टू लाइन सिग्निफाई? इट इज easier to pair or easier to promote? Easier to promote. easier to promote। ऐसा यदि केस आएगा तो आप T2G को 3 देने के बाद EG को 1 देने निकल जाएंगे। यस सर। अरे हाँ या ना बोलो। नहीं बोलना। प्रभु जी हाँ या ना बताएं, समझ आया नहीं आया? और यदि ऐसा केस आया कि स्प्लिटिंग एनर्जी, ये गैप बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका कि तू नीचे से ऊपर भेजेगा तो बहुत सारी एनर्जी लगेगी, तो तुम क्या कहोगे? यार यही एडजस्ट कर लो, ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ या ना? यस सर। तो ये क्या हो गया? T2G4 वीक फील्ड लिगेंड। अब देख, अब लॉजिकली आंसर आएगा। क्या आया? वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बहुत ध्यान से सुनिए जो अगला स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। लिगेंड की खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी लूजली हेल्ड होगी, जितनी पोलराइजेबल होगी, जितनी फैल के बैठी होगी, वो आके जिन डी ऑर्बिटल्स के लोब से डायरेक्ट टकराएगा वहां ज्यादा तबाही मचाएगा। ऐसे में जो रिपल हो रहे थे वो उठ के बहुत ऊपर चले जाएंगे, ईजी राइज कर जाएगा बहुत। ईजी क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। कार्बन एंड नाइट्रोजन जैसी चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो उनके पास अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को संभालने की संभावना नहीं होती। उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत लूजली हेल्ड है, फैला हुआ, पोलराइजेबल है। तो इसलिए जब वो अपना क्लाउड, फैला हुआ क्लाउड लेके गुजरते हैं सेंट्रल एटम की तरफ, तो उन्हें सेंट्रल एटम भी आसानी से खींच पाता है। जितनी ताकत से सेंट्रल एटम द्वारा खींचा जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितने ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी उतने ज्यादा होते हैं। समझ आई बात? यस सर। मतलब वो जिन्हें फायदा पहुंचा रहा है उन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, जिन्हें नुकसान पहुंचा रहा है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा होते ही आपको पेयरिंग होती हुई नजर आने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग। हाँ जी। ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, टाइटली हेल्ड रखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। यदि वो लेस पोलराइजेबल है तो सेंट्रल एटम भी उन्हें ज्यादा ताकत से खींच नहीं पाएगा। तो वो जब अट्रैक्शन भी कम करेंगे तो जहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी वहां रिपल्शन भी कम करेंगे। यस सर। दैट मीन्स वो जिसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे कम नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे फायदा पहुंचा रहे हैं उसे कम फायदा पहुंचाएंगे। डेल्टा छोटा होने लगेगा। डेल्टा छोटा हो गया। छोटा हो गया तो भाई काहे को टेंशन लो? क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर करके रिपल्शन कराना है? जान दो ऊपर। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? हाँ या ना? हाँ सर पड़ गया। हाँ जी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कई बच्चों को साला नाम का मतलब नहीं पता होता। जिस प्रकार विबग्योर एक क्रिस्टल से गुजरा और 7 रंगों में विबग्योर में विभाजित हो गया, डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी लेके लिगेंड के फील्ड से गुजरा,
तो दो प्रकार के डी ऑर्बिटल्स में विभाजित हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जी स्प्लिटिंग। यस सर। हाँ जी, जो अट्रैक्शन ज्यादा फील करे वो लोअर एनर्जी सेट बन गया, जो रिपल्शन ज्यादा फील किए वो हायर एनर्जी सेट बन गया। उनके बीच का गैप ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेटली नीचे रहेंगे या ऊपर जाएंगे। सही है, वही इन टर्न स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर शेप सबको कंट्रोल करेगा। क्लियर होती है बात? यस। एक बार ऐसा कर नोट्स खोल ले और तसल्ली से पहले 2 पेज पढ़ो सीएफटी के। मैंने बहुत सारा एक साथ पढ़ा दिया है। सर टेस्ट नहीं लोगे? प्रभु अब 6-5 बज गए ना यार, अब क्या टेस्ट दूं, अब तुम कितना ही करोगे भाई साहब। एक जरा आप निकाल लें सीएफटी वाला जो कॉलम वीबीटी की लिमिटेशन के नीचे है, पोस्टुलेट्स वाले पॉइंट सबको दिख रहे हैं? हाँ या ना बोल रहे हैं, जल्दी दिख गए? फिर सो गए। और यस सर। अगला केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला पूरा एक 1.5 कॉलम है, फिर केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी खुद पढ़। ये 2 पेज फटाफट, जरा टेस्ट नहीं ले रहा आज, मैं यही कंटिन्यू करूंगा, मेरे को सीएफटी खत्म करानी। 10 मिनट चुपचाप मुझे जरा ये 1.5 पन्ना पढ़ के बताओ, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं 10 मिनट बाद डाउट्स पूछूंगा।
यश बाबू, मेरे बेटे डी जेड स्क्वायर हमारे लिए बस ये याद रखना है, कॉनिकल लोड का कंसेप्शन बियॉन्ड द स्कोप है, उसके लिए थोड़ी और क्वांटम की जानकारी चाहिए। आप एक डंबल देख रहे हैं और डंबल के अराउंड एक स्फेरिकल शेल, एक रिंग बना रखी है जो एक्स वाई पे, समझ आ रहा है? तो बस इतना याद रखें कि द डंबल इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जेड एक्सिस एंड राइट अराउंड द वेस्ट ऑफ इट। हाँ, जो पी के टर्म जैसा बना हुआ दिख रहा है ना, तो उसकी जो एग्जैक्ट नोडल प्लेन के अराउंड एक एक्स वाई पे स्फेरिकल छल्ला लगा हुआ, ये याद रखें। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे बाल को बताओ। सर ये जो डेल्टा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट चार्ज है या फिर वो
उल्टा है ना बेटे, ये उसको उसकी पोलराइजेबिलिटी से उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी, और उसकी स्ट्रेंथ को एक आंकड़े में कन्वर्ट किया है, एक डाटा में कन्वर्ट किया है, तो वो डाटा डेल्टा है। वो डाटा क्या है? डेल्टा। हाँ, अब एक बात बताएं बच्चों, जरा टेट्राहेड्रल की शेप बना के देखें, अपने हाथ पे ही बना लें। इफ आई एम मेकिंग अ टेट्राहेड्रल एंड आई ट्राई एंड प्लेस मेटल ऑन दी ओरिजिन, यदि मैं टेट्राहेड्रल बनाता हूं और मेटल को ओरिजिन पे बैठाता हूं, तो क्या मैं चारों बॉन्ड्स को एक्सिस पे बैठा पाऊंगा? नहीं बैठा पाऊंगा। एक को एक्सिस पे बैठा दूं तो तीन कहां रह जाएंगे? इन बिटवीन एक्सिस रह जाएंगे। फैक्ट इज टेट्राहेड्रल कभी एक्सियल होता ही नहीं है। आप उसको ऐसे विजुलाइज करें, मेरे हाथ में एक छतरी है, डंडी मैंने पकड़ी हुई है, ये मेटल आयन है, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसा है कि ज्यादातर लिगेंड्स इस बार कहां से आएंगे? बिटवीन दी एक्सिस। कहां से आएंगे? भाई साहब, यदि ऐसा हुआ इसका मतलब इस बार ये तीनों मारे जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, ये तीनों मारे जाएंगे और दोनों बच जाएंगे। स्प्लिटिंग इन्वर्ट हो जाएगी बच्चों। सारे बोले भाई स्प्लिटिंग इन्वर्ट हो गई। यस सर। हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल थे, रिपल्शन में पांचों की एनर्जी बढ़ी, पांचों की एनर्जी बढ़ने के बाद इस बार नीचे 2 आ गए और ऊपर 3 चले गए। ऐसा दिख रहा है सबको? यस सर। ये जो डेल्टा है इसका नाम मैंने कर दिया डेल्टा टी। क्या नाम कर दिया बच्चों? डेल्टा टी। ये डेल्टा टी नेगेटिव ऑफ 4/9 डेल्टा नॉट हो जाता है। नेगेटिव क्यों? उल्टा हो गया, ये ई है और ये T2 है, तो नेगेटिव साइन का बच्चों सिग्निफिकेंस समझ आया कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से एग्जैक्ट उल्टी होती है। उल्टी होती है 4/9। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ नंबर है, बट आप समझ सकते हैं ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस कब डेवलप होते होंगे? जब 6 लिगेंड आते हैं या 4? बताओ। 6। हेंस ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑलमोस्ट आधी होती है, ऑलमोस्ट हाफ होती है, और वो हाफ जो है वो भी उल्टी होती है। नेगेटिव की होती है क्योंकि वो पलट गए होते हैं। नेगेटिव की होती है बच्चों क्योंकि पलट गए। अब ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है वो हमेशा ही पेयरिंग से छोटा होता है। इसमें 2 केसेस नहीं है। वहां तो 2 थे ना कि पेयरिंग बढ़ी या डेल्टा नॉट बढ़ा, यहां पे एक ही केस है, और वो केस क्या है? सिर्फ डेल्टा लेस में पेयरिंग। इसका मतलब पेयर कराना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? T2E के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो बच्चों कैसे डालेंगे इलेक्ट्रॉन? आप पहले ई में फिर टी में। ई में टी करने के बाद T2 में 1 हो जाएगा। मतलब पेयरिंग कभी नहीं करानी, किसी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी पेयरिंग नहीं करानी। क्लियर हुई है बात सबको? बताओ भाई। यस सर। बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी छोटी है कि वो पेयरिंग एनर्जी पे कभी डोमिनेट कर ही नहीं सकती। तो हेंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप पेयरिंग कभी भी नहीं कराएंगे, जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? सारे बताओ भाई, क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यस सर। मैं जितने इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ा रहा हूं ना, तुम गधे उतना ही बोरिंग रिस्पॉन्स कर रहे हो। सॉरी सर। नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। मैंने उस दिन भी मजाक में समझाया था भाई साहब, जब एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है ना, जनता वंस मोर करती है, तो उसके ज्यादा अच्छे म्यूजिकल नोट्स, गाने सब निकलते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कंजूसी स्टार्ट करी, नुकसान किसका होगा वो सोच लो। हमारा सर। XYZ, अब तो भाई सोचो, अब मैं तो प्यार से समझा रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ आ रही। XYZ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही थी, एंड मूवमेंट पे Z वाले ने विड्रॉ कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। एंड मूवमेंट में क्या हुआ बच्चों? Z वाले ने विड्रॉ कर लिया।
विड्रॉ कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा, लड़ाई कहां फोकस रह गई, सिर्फ एक्स और वाई, लड़ाई फोकस रह गई एक्स और वाई पे। ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से समझे, ये ऑक्टाहेड्रल था, अब ये स्क्वायर प्लेनर बनने जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों? अब बहुत ध्यान से सुनियो, अब जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो सिर्फ अलोंग एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं बच्चों? सिर्फ अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। जब आप सारी लड़ाई एक्स और वाई एक्सिस पे फोकस कर देते हैं, जरा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखें भाई साहब, तबाही ज्यादा मचने वाली है। क्यों तबाही ज्यादा मचने वाली है? सबसे ज्यादा बर्बाद होगा ये। यस सर। क्यों? क्योंकि इसने अपने सारे लोब सजा के कहां रखे हुए थे? एक्स एंड वाई एक्सिस। दूसरे नंबर पे तबाह कौन होगा? ये, क्योंकि इसके भी कोलैटरली लोब्स होते कहां पे? एक्स एंड वाई पे। तीसरे नंबर पे तबाह होगा ये, क्योंकि इसका ये डोलू कहां पे है? वाई, एक्स एंड वाई पे। कौन से जब सबसे लेस रिपेल्ड या सेफ महसूस करेंगे? जेड वाले बीच में। बिल्कुल। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सिलेबस में नहीं है, स्प्लिटिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे फिर भी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखें। जैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी करेंगे तो आप पहले क्या पाएंगे? जो 5 ऑर्बिटल थे, पांचों बराबर राइज किए। अभी तक बिल्कुल वैसा बिहेवियर नजर आएगा जैसे ऑक्टाहेड्रल बनना था। क्या बनना था? ऑक्टाहेड्रल। स्प्लिटिंग शुरू जब हुई थी तब भी ऑक्टाहेड्रल की तरह ही दिख रही थी। बच्चों, जब स्प्लिटिंग शुरू हुई थी तब भी किसकी तरह ही दिख रही थी? ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो नेचर है ऊपर वालों का, जरा याद कर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर ऊपर होते थे, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नीचे होते थे। जैसे ही जेड वालों ने विड्रॉ किया और लड़ाई एक्स वाई पे कॉन्सेंट्रेट करी, स्प्लिटिंग फर्दर चेंज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने लगा? एक्स वाई वाले को। किसको होने लगा भाई? जो स्प्लिटिंग यहीं तक टिकनी थी वो और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है आपको? आ रही है? 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट। कितना? 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट लगभग हो गई। इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये इतनी बड़ी हो गई कि ये हमेशा पेयरिंग पे डोमिनेट करेगी। ये हमेशा पेयरिंग पे डोमिनेट करेगी। यहां आपने नेवर पेयर करवाया, इसको ना कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में ऐसे लिख, उल्टा ये याद रख, नो पेयरिंग। क्या था यहां पे? नो पेयरिंग। यहां क्या होगा? ऑलवेज पेयरिंग। क्या होगा बच्चों? ऑलवेज पेयरिंग। इसका मतलब पूरे डिस्कशन से हमें क्या सीखने को मिला कि भैया स्प्लिटिंग में सबसे अच्छी स्प्लिटिंग किसने कराई? स्क्वायर प्लेनर ने। उसका थोड़ा सा माइल्डर वर्जन कौन था? ऑक्टाहेड्रल। उसका और माइल्डर वर्जन कौन था? टेट्राहेड्रल। इस वाली कंडीशन में आप पेयरिंग सीधा लिख दें, पेयरिंग। इस वाली कंडीशन में आप नो पेयरिंग। और इस वाली के दो केसेस बन जाएंगे कि डेल्टा बड़ा या डेल्टा छोटा। डेल्टा बड़ा पेयरिंग, डेल्टा छोटा नो पेयरिंग। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जो लीगेंड का बर्ताव है वह ऑक्टाहेड्रल में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा। लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग की तरफ चला जाएगा। जितना वीक फील्ड हो जाएगा उतना नो पेयरिंग की तरफ चला जाएगा। स्क्वायर प्लेनर में सारे ही लीगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाएगा और टेट्राहेड्रल में सारे ही लीगेंड्स को वीक फील्ड माना जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। पक्की बात है? ये कहानी सबको क्लियर होती कि नहीं होती?
हो गई सर। टेट्राहेड्रल के अगले पेज पे आ जा। टेट्राहेड्रल के अगले पेज पे आ जा, नोट्स खोल। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम दिख रहा होगा सबको, देख लो भैया फटाफट। सबको दिखा? बोलो मेरे बच्चों, दिखा कि नहीं दिखा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। अब स्प्लिटिंग को किन किन बातों से कंट्रोल किया जाएगा, सारे बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बच्चों? मेरा मेटल आयन जितना डेंस चार्ज हो जाए पॉजिटिव के टर्म में, वो लिगेंड को उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल देगा देगा। तो जिन डी ऑर्बिटल्स के लिए फेवरेबल होगा उनके लिए और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, जिनके लिए अनफेवरेबल होगा उतना ज्यादा अनफेवरेबल हो जाएगा, डेल्टा बड़ा हो जाएगा। यस सर। हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रभाव करेगी डेल्टा को। जितना बड़ा डेल्टा आप चाहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दीजिए। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात सबको समझ आई? बोल यस सर। बेटे, जितना डेंस चार्ज उतनी स्ट्रॉन्गर पुल। यस सर। यस सर। अच्छा, उल्टा हो गया, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। भाई अगर तूने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन कहां से खोएगा? डी से तो खोने लगेगा। यस सर। बता भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी बढ़ा दे जरा। बच्चों एक बात देखो, 3D की तुलना में 4D ज्यादा फैला हुआ है, 4D की तुलना में ज्यादा 5D फैला हुआ है। अगर अंदर का डी ऑर्बिटल खुद बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो लिगेंड से जो कन्फ्रंटेशन है वो ज्यादा बड़े एरिया पे होने लगेगी। यस सर। बाय डिफॉल्ट डेल्टा बड़ा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा हो जाएगा। हाँ। लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ से बढ़ेगा भी, बढ़ेगा बढ़ेगा। यस सर। स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होगा, ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। मतलब यस। मतलब तेरा डेल्टा ज्योमेट्री से भी प्रभावित है। तेरा डेल्टा ज्योमेट्री से भी प्रभावित है भाई। हाँ सर, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा भैया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने का मतलब है हमने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खोए, तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा तो उधर कमी आएगी। डी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D की तुलना में 4D, 4D की तुलना में 5D, जितना फैलाव आएगा लड़ाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, डेल्टा बढ़ जाएगा। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाएंगे, डेल्टा उतना स्ट्रॉन्गर बढ़ेगा। यस सर। यस सर। ज्योमेट्री में स्क्वायर प्लेनर सबसे बढ़िया होंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। पक्की बात? स्क्वायर प्लेनर वाले पेज पे नीचे की तरफ ये वाली बातें लिखी है, राइट हैंड साइड पे जाए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगी सबको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगी सबको। यस सर। टॉप पे ढूंढिए आप, कार्बन और नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स देख पा रहे हैं? Likes of CO, Cn minus, NO2 minus, ethylene diamine, ammonia, they are right near the top. नीचे उतरिए, थोड़ा सा नीचे उतरिए, क्या दिखना चालू हुआ? पानी, ऑक्सिलेट, सब ऑक्सीजन और सल्फर सेंट्रिक दिखने लग गए। यस सर। साइनाइड, अब थायोसाइनाइड पे आ जाओ, थायोसाइनाइड पे आ जाओ, HO माइनस पे आ जाओ, और नीचे की तरफ आ जाओ जरा, हेलोजन दिखने लग गई। हेलोजन राइट एट द बॉटम आ जा, राइट एट द बॉटम हेलोजन ही है। कौन सा हेलोजन है? कौन है? I माइनस, दिख गया? अब आपको यह भी पता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लिगेंड यदि सेंट्रल एटम ऐसा लेके आए जो कार्बन नाइट्रोजन जैसा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं संभाल पा रहा दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए। यदि वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है तो वो क्या करेंगे?
वो आके डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा डैमेज पहुंचाएंगे जहां डैमेज करेंगे, और अगर पुल होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस देंगे तो ज्यादा होगा। तो इट्स लाइक T2G को स्टेबलाइज ज्यादा करा रहे हैं, EG को डिस्टेबलाइज ज्यादा करा रहे हैं, तो डेल्टा बढ़ा रहे हैं। दिख गया सबको? यस सर। जहां लिगेंड मेरे बच्चे जितना इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड करेगा वो उतना कम नुकसान पहुंचाएगा, उतना कम फायदा पहुंचाएगा। तो जो डेल्टा है वो घटने लगेगा, डेल्टा घटने लगेगा। उसके नीचे आ जा, तेरे को अब जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था, डेल्टा वर्सेस पेयरिंग एनर्जी दिख जाएगा। दिख गया? दिख गया? मेरे साथ स्टेटमेंट्स बोलेंगे। whenever we have two set of orbitals degenerate orbitals, we are faced with a question, easier to pair or easier to promote? बोले भाई, easier to pair और easier to promote? ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यहां भरते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, भरते भरते डिसाइड करें कि ऊपर जाएं या यहीं कंटिन्यू कर दें, है ना जी? इजियर टू पेयर, इजियर टू पेयर कौन डोमिनेट कर रहा होगा? स्प्लिटिंग डोमिनेट कर रही होगी। अगर मैं O हटा दूं तो इन जनरल डेल्टा लिख सकता हूं, है ना? यस सर। और इजियर टू प्रमोट, पेयरिंग एनर्जी डोमिनेट कर रही होगी। यस सर। Pairing energy, amount of energy required to push the two electrons into one orbital. हाँ, आपको रिपल्शन ओवर पावर करना है, आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने जा रहे हैं, बट आपको पता लग रहा है कि यदि नीचे से ऊपर भेजेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज डेल्टा, वो बहुत बड़ा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तब बढ़ रही है जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। तो साले को ऊपर मत भेजो, नीचे ही रखते रहो। क्यों? क्योंकि पेयर करना आसान है। क्या है बच्चों? पेयर करना आसान। लेकिन यदि उल्टा हो रहा है, यदि उल्टा हो रहा है कि जो पेयर करते वक्त एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नुकसान होगी, उससे बढ़ जाएगी, उसको ऊपर भेजना आसान है, तो आप क्या करोगे? इजियर टू प्रमोट, इजियर टू प्रमोट। क्लियर है सर? दिस वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मुश्किल से 2.5 पन्ना पढ़ाया है, लेकिन 2 घंटा लगाया है। क्यों? बच्चे सब रट्टा मार के आते हैं इसको। आप जरा एक बार सिर्फ मजाक में ना आज करके भी देखियो। नहीं, यू नीड टू अप्रिशिएट द थिंग्स दैट यू हैव व्हेन यू कंपेयर विद द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल। गूगल CFT, समय थोड़ा सा खराब करो, 15-20 मिनट जरा यूट्यूब पे भी CFT ढूंढ के और पढ़ के बताइयो, और उसके बाद जो मैंने CFT पढ़ी उससे बेंचमार्क करके देखिए। समझ आ रहा है? हाँ, तब पल्ले पड़ जाएगा कि क्यों मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। मैं उसको जिस फंडामेंटल लेवल से विदाउट बायपासिंग एनी कॉन्सेप्ट, मैंने मल्टीप्लिसिटी भी पूरी समझाई, मैंने पेयरिंग एनर्जी भी एक्सप्लेन करी, और किस प्रकार पेयरिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के हर एक केस में थी, सिर्फ यहां नहीं थी, वो हर जगह लगती है। वो 2p3s में भी लगेगी, वो 3p4s में भी लगेगी। ऑफ बॉ जो बना लोअर से ऊपर स्टैकिंग अप, उसमें हंट्स रूल के कंपैरिजन बार बार आते हैं। तो आपको पूरे बेसिक से अच्छे से विजुलाइज करके वो कराया गया है। एक बार तसल्ली से पढ़े, लिखने पढ़ने का काम ज्यादा है नहीं, बहुत थोड़ी सी चीजें लिखने की, बाद में